नमस्कार, स्वागत है आप सभी का निवेश की एबीसीडी में। मैं हूं आपके साथ कविता थपलियाल और इस शो के जरिए हर हफ्ते हम आपको मिलाते हैं एक ऐसे मेहमान से जो कि बाजार को समझते हैं और उससे भी ज़्यादा निवेश में आपकी सहायता करते हैं। आपको बताते हैं आपके लिए कमाई के नुस्खे। कैलाश कुलकर्णी एचएसबीसी म्यूचुअल फंड के सीईओ मेरे साथ आज हैं। इन्होंने मुझे समय दिया, ये हम सबका सौभाग्य है, और हमारे न्यूज़ रूम में आए हैं सबसे पहले, तो ये बड़ी खास बात है इस शो की। बुलाने के लिए धन्यवाद। चलिए, तो जो भी दर्शक आपको इस वक्त देख रहे हैं वो अपनी निवेश की रणनीति जानना चाहेंगे आपसे, बाजार की चाल किस तरफ जा रही है ये आप जानना चाहेंगे, और साथ ही आप एक एएमसी के तौर पर क्या क्या कर रहे हैं ये भी जानना चाहेंगे। तो सबसे पहले तो भारतीय निवेशक को आप कैसे समझते हैं, कैसे देखते हैं, ये बताइए। तो भारतीय निवेशक जो है वो 10 साल में इतना बदल चुका है कि मैं भी हैरान हो जाता हूँ। 10 साल पहले हमें जाके समझाना पड़ता था म्यूचुअल फंड क्या है, आपने क्यों निवेश करना चाहिए। लोग सिर्फ एफडी की तरफ ध्यान देते थे और कुछ नहीं देखते थे। आज लोग पढ़ते हैं, ऑनलाइन जाते हैं, बहुत सारा होमवर्क करते हैं और आके फिर बात करते हैं हमसे। तो जो एक इन्वेस्टमेंट में जो वार्तालाप होती है ना, वो होते हैं आज के। क्या सवाल निकलते आते हैं, मतलब जो आपसे सवाल पूछना चाहते हैं वो क्या सीखना चाहते हैं, आपको क्या समझ में आता है? तो पहला तो एक डर सा रहता है उनके दिमाग में, बिकॉज शायद वो पहले बार या दूसरे बार ही बाजार में आ रहे हैं, तो रिस्क है तो कितना हो सकता है, मैं कितना नुकसान हो सकता है, तो एक ये आम सवाल होता है। दूसरी चीज़ बोलते हैं कि अगर मुझे पैसों की ज़रूरत पड़ी बीच में कुछ इमरजेंसी के लिए, तो क्या मैं पैसे निकाल सकता हूँ क्या, जैसे मैं एफडी तुड़वा सकता हूँ, तो मुझे आराम से पैसे निकाल के मैं इस्तेमाल कर सकता हूँ क्या। तो ये सब कॉमन से सवाल होते हैं जो आते हैं, और आजकल बहुत सारे लोग गोल बेस्ड इन्वेस्टिंग के बारे में सुनते हैं कि शादी के लिए, बच्चे की शादी के लिए या एजुकेशन के लिए या मेरे रिटायरमेंट के लिए मुझे निवेश करना है, तो क्या करना चाहिए, कौन सा प्रोडक्ट अच्छा रहेगा। लोग पूछते कि अच्छा मेरे बगल वाले ने तो पैसा डाला था पर मार्केट टूट गया था, तो फिर उसका नुकसान हुआ था, तो मेरा भी हो सकता है क्या। तो ऐसे एक आसान सवाल रहते हैं, आसान लेकिन आम भी, और लेकिन जरूरी सवाल, बुनियादी सवाल। हाँ बिल्कुल। मैंने मुझे ये अच्छा लगता है कि लोग जब ज़्यादा सवाल करते हैं तो खुद का नॉलेज बढ़ा रहे हैं वो। तो उसके वजह से क्या है कि एजुकेशन इम्प्रूव हो रही है, और जब वो निवेश करेंगे ना तो वो ठीक टाइम के हिसाब से निवेश, ऐसे नहीं कि वो चलो टेस्ट कर लेते हैं टाइप, तो वो बहुत फर्क पड़ता है आज। एक और चीज़ जो आपने कही वो ये है कि लोग जो है गोल बेस्ड इन्वेस्टमेंट्स करना चाहते हैं। अब इसी बात को ध्यान में रखते हुए मेरे ख्याल से आप जैसी कई और ऐसी एएमसीज भी हैं जो कि सोल्यूशन ओरिएंटेड प्रोडक्ट्स एक तरह से लॉन्च भी कर रही हैं, और लोगों को एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट्स या एग्जिस्टिंग फंड्स को कैसे अपने लक्ष्यों में आपको बांधना चाहिए ये भी सिखाती हैं। एचएसबीसी म्यूचुअल फंड का फोकस किस तरह के निवेशकों पर है, किस तरह के निवेशक आपके प्रोडक्ट्स को खरीदते हैं, निवेश कर रहे हैं आपके फंड्स में, कुछ जानकारी दें हमें। तो हमारा 2 टाइप के निवेशक हैं। एक तो मास रिटेल जिसको हम कहते हैं, जो 10,000, 20,000, 1 लाख रुपए तक निवेश करते हैं, और फिर एक HNI कैटेगरी होती है जो ज़्यादातर बैंक के थ्रू, एडवाइजर्स के थ्रू आते हैं। तो इस मेनली ये 2 टाइप के निवेशक हमारे पास हैं। आज हमारे पास करीब 22 लाख निवेशक हैं हमारे एएमसी में। और सबसे अच्छी चीज़ ये है कि आज हमारे पास करीबन 6.25 लाख SIPs रेगुलरली चलते हैं, और ये जो SIPs हैं उनका एवरेज 3,000 रुपये है। और ये बहुत अच्छी चीज़ है क्योंकि ये सिर्फ 1 या 2 या 3 साल के लिए साइन अप नहीं होते हैं, ये 15, 20, 25, 40 साल के लिए साइन अप हो रहे हैं। ये एक बहुत बड़ा बदलाव आया है इस इंडस्ट्री में, जो बहुत अच्छा है, क्योंकि ये जो SIP के द्वारा जो रकम आ रही है ये सब गोल बेस्ड इन्वेस्टमेंट के लिए आ रही है। और टिपिकली लोग चिल्ड्रंस फ्यूचर एजुकेशन, जब कॉलेज में जाते हैं तो काफ़ी खर्चा होता है, क्योंकि आजकल अगर आपको बहुत बेहतर कॉलेज में जाना है या मेडिकल करना है, इंजीनियरिंग करना है, तो वो फ़र्क पड़ता है। और एजुकेशन इन्फ्लेशन ज़्यादा जल्दी बढ़ती भी है। बिल्कुल। और काफ़ी बच्चों को आजकल विदेश जाना है फ्यूचर एजुकेशन के लिए, तो वो इसके लिए पेरेंट्स सेव कर रहे हैं। और एक चीज़ है भारत में मैंने देखा है कि हर एक जनरेशन ऐसा होता है ना, जैसे मैं
मेरे पेरेंट्स ने जो कुछ किया वो मेरे लिए किया। सही बात है। हम लोग कर रहे हैं हमारे बच्चों के लिए कर रहे हैं। हाँ। तो मेरी एक डॉटर है। हाँ। तो जो हम करते हैं तो डॉटर के लिए करते हैं। तो हम लोग काफ़ी हद तक बच्चों के लिए जो सेविंग्स करते हैं वो अपने दिल से करते हैं। बाकी सब चीज़ों खुद के लिए इतना ध्यान नहीं रखते हैं, बट मेरे हिसाब से खुद के रिटायरमेंट के लिए भी लोगों ने उसके ऊपर ध्यान देना चाहिए। वो बहुत ज़रूरी बात है। बट वो बहुत कम लोग कर रहे हैं आज, और वो एक थोड़ी सी चीज़ ऐसी है कि वो क्या बोलते हैं, खटास दिलाती है। और मेरे हिसाब से जितना तुम तुम्हारे बच्चों के लिए करते हो उतना खुद के लिए भी करना चाहिए। मेरे ख्याल से इसके पीछे ना सर एक मानसिकता भारतीयों की ऐसी भी है कि पहले सारी जिम्मेदारियां पूरी कर लें, बच्चों को पढ़ा दें, उनकी शादी कर दें और उसके बाद अपने बुढ़ापे के बारे में सोचते हैं। इसमें थोड़ा सा ट्विस्ट आ जाना चाहिए। पहला सैलरी का पहला निवेश ही रिटायरमेंट के लिए होना चाहिए। बिल्कुल सही बोला आपने। जितना लंबा आप रखेंगे उतना ज़्यादा कमाई होगी। बिल्कुल, है ना? बिल्कुल। और मेरे हिसाब से अगर लोग थोड़ा बहुत भी 20% अपने बारे में सोचने लगे लॉन्ग टर्म के लिए, क्योंकि अभी क्या है, बच्चे लोग ऐसा नहीं है कि माँ बाप बच्चों लोगों के साथ रहते हैं। तो काफ़ी हद तक माँ बाप अकेले रह रहे हैं, बच्चे लोग दूसरे शहर में या दूसरे कंट्री में हैं। तो थोड़ा बहुत खुद के लिए, और रिटायरमेंट प्लानिंग ये एक क्या बोलते हैं ना, एक कॉमन डायलॉग होना चाहिए मेरे हिसाब से। नई चीज हमें चालू करनी चाहिए। आई थिंक ये एक बहुत ड्राइंग रूम कॉन्वर्सेशंस होनी चाहिए। बिल्कुल। अच्छा, आपके निवेश स्ट्रैटेजी के बारे में मुझे जानना है। आपका इस पूरे इंडस्ट्री में कितना एक्सपीरियंस है वो तो हम सब जानते ही हैं, लेकिन मुझे पैसों के साथ आपका रिश्ता कैसा है ये जानना है। कैलाश कुलकर्णी को जब पैसों का महत्व समझ में आया, वो उनकी कौन सी उम्र थी और वो कौन सी इंस्टेंस थी जिससे आपको लगा कि नहीं, पैसा और निवेश बहुत ज़रूरी है? ये एक बहुत ही अच्छा सवाल है और बहुत इंस्पायरिंग होगा आपका जवाब। तो पहले ना मैंने भी वही चीज़ें की थी जो लोग बोलते थे कि ऐसा करो। अच्छा। ओनली जब मैं म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री में आया तब मुझे समझा कि एक्चुअली लॉन्ग टर्म सेविंग्स का मतलब क्या होता है। अच्छा। तो मेरे हिसाब से मैंने जेन्युइन सेविंग्स जब चालू की ना, तब मेरी उम्र 40 की हो चुकी थी। तो मैं ये क्यों बताना चाहता हूँ, क्योंकि बहुत लोग ये समझते हैं कि अरे मैंने तो 35 साल तक कुछ किया ही नहीं, तो मैं लेट हो गया। मैं बोलता हूँ इस इंडस्ट्री में एक चीज़ अच्छी है कि लेट कभी होते नहीं है। मतलब गाड़ी कभी छूटती नहीं है? कभी गाड़ी छूटती नहीं है। तो हमेशा जिस स्टेशन पे हो वहाँ से गाड़ी पकड़ो, पर अगले 15-20 साल के लिए गाड़ी में रहो तो बहुत अच्छा एक है। और मैं थोड़ा सा हाई रिस्क टेकर हूँ। मैं ये नहीं कहना चाहता हूँ कि बाकी लोगों ने मेरा अधिकतर जो इन्वेस्टमेंट है वो इक्विटी में है। और उसका एक बड़ा सिंपल रीज़न है मेरे हिसाब से। इंडिया में जो कोई नौकरी करता है, जैसे मेरे जैसे लोग, हमारा एक प्रोविडेंट फंड कटता है, वो फिक्स्ड इनकम में ऑलरेडी चला जा रहा है। तो डेट अपने पास ऑलरेडी है, इसीलिए जो मेरा एक्स्ट्रा इन्वेस्टमेंट है वो सब इक्विटी में जाता है। और इसीलिए मैं कहता हूँ मैं हाई रिस्क टेकर हूँ। मैं क्योंकि 20 साल 25 साल के लिए मैंने पैसा रखा है, ये नहीं कि मैं 3 साल बाद कुछ खरीदने वाला हूँ या 5 साल बाद कुछ होने वाला है। तो ऐसा कोई गोल नहीं है, लॉन्ग टर्म के लिए है। तो फिर इक्विटी इज़ द बेस्ट। अच्छा, तो 40 साल की उम्र में आपने कहा कि आपने इन्वेस्टमेंट्स की शुरुआत की, लेकिन उससे पहले कोई बकेट लिस्ट तो बनी होगी, कोई फाइनेंशियल गोल्स तो रखे होंगे, वो कैसे पूरे किए फिर? मेरी बकेट लिस्ट सिर्फ ट्रैवल की थी। तो जो पैसा कमाता था मैं वो ट्रैवल पे खर्चाता था। मेरा एक बकेट लिस्ट बहुत ही इंटरेस्टिंग बकेट लिस्ट है कि मुझे एटलीस्ट 50 देशों में सैर करनी है। और पूरे जितने भी स्टेट्स हैं इंडिया में, हर एक स्टेट में मुझे टूरिस्ट के माहौल से जाना है। तो आज मेरे इंडिया में 4 स्टेट्स बचे हैं सिर्फ, और 2 यूनियन टेरिटरीज बची हैं। मैं सब स्टेट्स में घूम चुका हूँ। क्योंकि मेरे हिसाब से एजुकेशन जो मिलता है ना, वो ट्रैवलिंग से सबसे ज़्यादा एजुकेशन मिलता है। एंड अगर थोड़ा बहुत पैसा उसमें खर्च हुआ तो भी कोई दिक्कत नहीं होती। और आजकल तो थैंक्स टू क्या बोलते हैं, एयरबीएनबी टाइप जो बोलते हैं, तो काफ़ी सस्ता मिल जाता है। आप बजट प्लानिंग कैसे करते हैं? मान लीजिए आप कहीं ट्रैवल करने जा रहे हैं, तो अपनी टिकट बुकिंग से लेकर अपनी रहना, खाना पीना सब कुछ कैसे आपकी, बिकॉज ये भी तो बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। तो प्लानिंग तो करनी पड़ती है, रिसर्च करना पड़ता है, होमवर्क करना पड़ता है। निवेश में भी वही करना पड़ता है। बिल्कुल सही कह रहे हैं। क्योंकि निवेश अगर करना है तो कितने साल के लिए करना है, कितना रिस्क लेना है, अगर इमरजेंसी आई तो मुझे पैसे मिल सकते हैं, नहीं तो पूरा प्लानिंग करना पड़ता है। ऐसे नहीं कि मेरे पास पैसे आ गए, चेक लिख लिया और चलो निवेश हो गया। तो जैसे ट्रैवल का प्लानिंग होता है वैसे ही निवेश का प्लानिंग।
रिस्क का आपने जिक्र किया, आपकी रिस्क प्रोफाइलिंग आपने कैसे समझी और कैसे की? इस इंडस्ट्री में अगर डेटा देखा जाए हाँ। तो 15-20 साल के लिए अगर किसी ने भी निवेश किया हो तो जनरली ये देखा गया है कि इक्विटी में अगर आप 10 साल के लिए आप कंटिन्यूसली रहें, मार्केट का उतार चढ़ाव तो होते रहेगा, ग्लोबल इवेंट्स होते रहेंगे, इक्विटी में नुकसान नहीं हुआ है 10 सालों के हिसाब से। तो अगर वैसा है और मैं काफ़ी क्लियर हूँ कि मेरा लॉन्ग टर्म है, 10 साल 15 साल के लिए मुझे पैसे रखने हैं, तो वाई नॉट इक्विटी। और मेरा एक दूसरा एक सिंपल रेवलेशन है कि हम लोग क्या बोलते हैं कि सेंसेक्स ने सिंस इंसेप्शन 15% रिटर्न दिया है। ये काफ़ी हम लोग एग्जाम्पल देते रहते हैं। मैं बोलता हूँ वैसा नहीं देखना चाहिए। रिस्क फ्री रिटर्न जो होता है, माने आरबीआई का जो बॉन्ड होता है वो पहले 10-12% होता था, तो उसके ऊपर 50% माने 15%, तो 50% रिस्क लेने के लिए तुमको 50% ज़्यादा रिटर्न मिलता था। आज तुम्हारा आरबीआई का बॉन्ड इज अराउंड 6.5-7, तो उसके ऊपर आप 50% गिन के चलो तो आप 11% पे पहुँचे हो। तो 11% अगर आप खुश हो तो वेरी लेस चांस कि आप बाद में दुखी हो गए आपके रिटर्न्स देख के। तो मेरे हिसाब से हमेशा जो रिस्क के ऊपर जो रिटर्न मिलता है, वो या जो मायने रखता है। गवर्नमेंट फिक्स्ड इनकम जो है उसके ऊपर जो आपको रिटर्न मिलता है, उस हिसाब से आपने रिस्क लेना चाहिए। तो मेरे हिसाब से अगर मैं कोई भी निवेशक को ये कहूँ कि आपका एक्सपेक्टेशन इक्विटी से 10 से 12% होना चाहिए, उसके ऊपर आपको कुछ भी मिले आप बोनस के तौर पे समझो। बिल्कुल। मौजूदा हालात की बात करते हैं, मौजूदा बाजार की चाल पे बात करते हैं। आप शॉर्ट टर्म नियर टर्म बात नहीं करते, मैं जानती हूँ, लेकिन फिर भी जो बाजार की मौजूदा चाल है वो समझाते हैं हम दर्शकों को और निवेशकों को। पिछले हफ्ते की शुरुआत में बुरी खबरें आई, एक आधे दिन बाजार में हमें उसका इम्पैक्ट दिखा, उसके बाद बाजार ने अपने आप को झटक दिया। कोई नेगेटिव इम्पैक्ट नहीं, बाजार चल रहा है। अब हम त्योहारी मौसम शुरू हो चुका है, महंगाई की कोई चिंता नहीं है, आरबीआई के टॉलरेंस बैंड के अंदर ही है। घरेलू मूड खराब करने वाले हमारे कोई घरेलू ट्रिगर्स हैं नहीं। जितना होगा शायद ग्लोबल बाजार की तरह से इम्पैक्ट पड़ेगा वो देखना चाहिए, बिकॉज हमारे बाजार काफ़ी हद तक मैच्योर भी हो चुके हैं, तो वो इस तरह के इम्पैक्ट को भी अभी झेलना शुरू कर दिया है। तो अब मौजूदा समय में किसी को अपने पोर्टफोलियो में विद इन मार्केट कैप्स अगर कुछ बदलाव करने हैं, तो क्या ये कहना अब सही होगा कि लार्ज कैप्स का वक्त आ गया है? लंबे अरसे तक जिन्होंने अपने पोर्टफोलियो में लार्ज कैप फंड्स में, एक्टिव फंड्स की बात कर रही हूँ, उसमें कमी देखी होगी, तो क्या उनको अब थोड़ा सी सांत्वना मिल सकती है, रिलीफ मिल सकता है? वैल्यूएशंस लार्ज कैप्स को लेकर अभी क्या कंफर्टेबल लग रहे हैं? उसके पहले मैं एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि डोमेस्टिक में सब कुछ ठीक नहीं है। हाँ, सब कुछ भी ठीक नहीं है। हाँ। इसका रीज़न क्यों बताता हूँ। इलेक्शंस आ रहे हैं मई 24 में, ठीक है, तो जैसे जैसे इलेक्शन आते जाएंगे पॉलिटिकल इवेंट्स होते रहेंगे। बिल्कुल सही, ठीक है। अभी अपने स्टेट इलेक्शंस है, अगर थोड़ा ऊपर नीचे हो गया तो एक इवेंट हो जाता है। जैसे प्री पोल सर्वेज आएंगे, उसकी वजह से कुछ ऊपर नीचे हो सकता है। तो मेरे हिसाब से क्या है ना, वॉलेटिलिटी जो है ये बरकरार रहेगी। ये मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ। और यही बेस्ट फ्रेंड भी होती है निवेशकों की। बिल्कुल। और इसीलिए आप अगर सिप करते हो तो एक वो वॉलेटिलिटी होती है। दूसरा एक और चीज़ कर सकते हो कि अगर किसी दिन मार्केट 1.5% या 2% से नीचे गिर गया, या उस दिन तुम्हारा थोड़ा और पैसा आप या इंडेक्स फंड में डालो या कोई एक्टिव इक्विटी में डालो, तो वो भी कर सकते हो। पर ऐसा नहीं समझना चाहिए कि भाई भारत में सब कुछ अच्छा चल रहा है तो मार्केट आगे ही जाएगा। ग्लोबल इवेंट्स नहीं, लोकल इवेंट्स भी हो सकते हैं, तो वॉलेटिलिटी रहेगी, और वॉलेटिलिटी दोस्त है। तो चुनावी माहौल जो है उतार चढ़ाव को ट्रिगर कर सकता है, लेकिन उसमें उसका फ़ायदा आपको उठाना है। फ़ायदा ऐसे उठाना है अपने निवेश को बरकरार रखकर, एसआईपी करके या फिर वो वन टाइम अगर करेक्शन आया तो उस दिन थोड़ा पैसा डाल दो। और लगे हाथ आपने जो किया लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप, देखो प्रेडिक्शन करना कि कौन सी कैटेगरी इसमें से सबसे अच्छा रिटर्न दे सकती है वो इम्पॉसिबल है। तो अगर आपको फ्लेवर चाहिए तो मेरे हिसाब से आपने मल्टी कैप फंड्स जो है या फ्लेक्सी कैप फंड जो है, जिसमें लार्ज, मिड और स्मॉल तीनों का एक मिश्रण रहता है, वो आज के दिन में काफ़ी अट्रैक्टिव लग रहा है मुझे, ना कि सिवाय सिर्फ लार्ज कैप के या सिवाय स्मॉल कैप के। अगर आपका रिस्क प्रोफाइल थोड़ा
हाई है और आप लॉन्ग टर्म खेल रहे हो 7 साल 10 साल 12 साल, तो मेरे हिसाब से मिड एंड स्मॉल कैप एज अ कैटेगरी इवन टुडे इज वेरी गुड। ओके। आजकल कैलाश तो इतने लोग सवाल पूछते हैं और सबके सवालों में एक आम बात होती है, उनके पोर्टफोलियो में केवल मिड कैप और स्मॉल कैप ही होते हैं। ठीक है, अब उन्होंने खरीद तो लिया चाल को देखते हुए, लेकिन अब पूछते हैं कि आगे 5 साल तक इस फंड में बने रहें या नहीं बने रहें। तो ऐसे पोर्टफोलियो जो कि मिड कैप स्मॉल कैप हैवी हो गए हैं, क्या उनको आप रीबैलेंस करने की सलाह देंगे क्या? रीबैलेंस करने की ज़रूरत नहीं है अगर आपका 5 साल से ज़्यादा वक्त है, बट जो इंक्रीमेंटल जो नया पैसा आप डालोगे, क्योंकि ऐसे नहीं कि आपने जो पैसा डाला वही है, तो आप कुछ तो पैसा डालोगे वो फिर आप लार्ज कैप में डालो तो वो ऑटोमेटिक रीबैलेंसिंग के हिसाब से। अब थोड़ा सा मूड खराब करने वाली बातों पर बात करते हैं। घरेलू ट्रिगर्स में तो हमने जाना चुनाव का माहौल है, लेकिन ग्लोबल ट्रिगर्स में एक तो कच्चा तेल, ये कितना हमारा मूड खराब कर सकता है, और जो दुनिया की अर्थव्यवस्थाएं हमें ढीली होती हुई या धीमी होती हुई दिखाई दे रही हैं, उससे हम अभी तक कितने अछूते हैं? इम्पैक्ट तो पड़ता है, बिल्कुल पड़ता कोई भी ग्लोबल इवेंट हो या कोई भी डेवलप्ड इकोनॉमी में अगर मंदी आए तो थोड़ा बहुत तो इम्पैक्ट पड़ेगा, बिकॉज अब हमारे एक्सपोर्ट्स पे इम्पैक्ट पड़ेगा। तो मैं ये नहीं कहना चाहता हूँ कि बिल्कुल इम्पैक्ट नहीं होगा, बट क्योंकि हमारा डोमेस्टिक कंजम्पशन इतना तेज़ और भारी है, हाँ, इंडिया में उसका इम्पैक्ट कम होता है। दैट इज़ नंबर वन। नंबर टू, एक चीज़ आप ध्यान रखो कि आपने सिर्फ जो तेल का भाव, जैसे आपने बोला एक फिगर आता है, सिर्फ वो मत फॉलो करना, क्योंकि हम लोग जो तेल खरीद रहे हैं उस भाव पे नहीं खरीद रहे हैं। इस गवर्नमेंट ने काफ़ी कुछ किया है जहाँ पे डिस्काउंट्स पे तेल मिल रहा है अपने को, तो एक्चुअल इम्पैक्ट जो है वो काफ़ी हद तक कम है। तो जैसे मैंने कहा, ये सब जो इवेंट्स जो होते हैं, जो खट्टे चीज़ें होती है जो आने वाली है, कड़वी चीज़ें होती है जो आने वाली है, वो वॉलेटिलिटी क्रिएट करती है। पर अगर अपनी अर्थव्यवस्था अच्छी है भारत की, ठीक है, तो काफ़ी हद तक हम आइसोलेटेड रहेंगे, काफ़ी हद तक। आज अपना फिस्कल पोजीशन अगर देखें तो वो बहुत बेहतरीन है। अगर आप जीएसटी कलेक्शन देखें, हर साल वो हर महीने इम्प्रूव हो रहा है। यू नो, एक चीज़ मैं कहना चाहता हूँ कि टैक्स कंप्लायंस जो है ये भारत में आजकल काफ़ी हद तक बढ़ रहा है। तो पहले एक सवाल आता था टैक्स, हमारे काफ़ी चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हमारे डिस्ट्रीब्यूटर्स होते हैं या माने रेकमेंड करते हैं निवेश करने के लिए म्यूचुअल फंड, वो पहले 5 साल पहले जो उनके कस्टमर्स होते थे वो बोलते थे कि यार टैक्स कैसे बचाए ज़रा बताओ। आज का डायलॉग वही कस्टमर्स का उन्हीं चार्टर्ड अकाउंटेंट्स के साथ है कि यार इंक्वायरी नहीं आनी चाहिए, ये बता। तो यू नो, ये फ़र्क हुआ है, फंडामेंटल फ़र्क हुआ है। तो यू डिस्क्लोज मोर, तो जैसे बोलते हैं ना, कॉस्ट ऑफ कंप्लायंस अगर बढ़ गया तो लोग टैक्स देना, तो दैट्स व्हाई यू सी ऑल टैक्स रिलेटेड पैरामीटर्स आर गोइंग अप। तो इंडिया इज़ इन अ यूनिक पोजीशन, अगले 5, 7, 10 साल के लिए वी आर इन अ ब्रिलियंट पोजीशन जहाँ पे वी आर ओनली गोइंग टू ग्रो। और आज हमारे पास सिर्फ 4 करोड़ निवेशक है जो म्यूचुअल फंड में निवेश करें। मेरे हिसाब से ये 10 करोड़ होने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। बिल्कुल, वो तो हमने देखा भी है एक तरह से कोविड के बाद जो आंकड़ा ऊपर आया है लगातार। अच्छा, थोड़ा सा सेक्टर्स पर मैं फोकस करना चाहती हूँ। आपके बेड़े में बहुत तरह के फंड्स हैं, अलग अलग कैटेगरी को लेकर आपके फंड्स हैं। जब भी आप अपने फंड मैनेजर्स और CIOs के साथ बैठते हैं, जब भी आप लोगों की रणनीति और स्ट्रैटेजी पर लेकर जो बात होती है, आजकल उन बातों में कौन कौन से सेक्टर्स हैं जिन पर आप तवज्जो दे रहे हैं, फोकस दे रहे हैं, क्या क्या रडार पे है? तो मेरे हिसाब से 4 थीम्स बोल सकते हैं सेक्टर्स के अलावा, क्योंकि उसमें मल्टीपल सेक्टर्स भी हो सकते हैं। तो थीम्स जो हैं, एक तो कंजम्पशन थीम है, वी लव द कंजम्पशन थीम। दूसरा है फाइनेंशियल्स, तीसरा है डिजिटाइजेशन, जो डिजिटाइजेशन क्योंकि काफ़ी हद तक अलग अलग चीज़ों को छू रहा है। और चौथा जो है वो इंफ्रास्ट्रक्चर है, क्योंकि गवर्नमेंट खुद इतना पैसा उन्होंने कमिट कर रखा है टू डेवलप द इंफ्रास्ट्रक्चर। द इंफ्रास्ट्रक्चर में रोड्स, पोर्ट्स, रेलवेज, एयरपोर्ट सब कुछ आता है। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ रोड्स हैं, क्योंकि हम रोड के बारे में ज़्यादा पढ़ते हैं, बट ब्रिजेस से लेके छोटी छोटी चीज़ें हैं, यू नो, रूरल रोड से लेके। तो काफ़ी हद तक ये 4 थीम्स के अंडर जो कुछ सेक्टर्स आते हैं, दे विल स्टैंड टू बेनिफिट एज कम्पेयर टू। नजरिया लंबा है, पक्का। बिकॉज एक चीज़ मैं बताना चाहता हूँ कि क्लियरली
हमने ये देखा है कि जब कोई भी अर्थव्यवस्था आगे बढ़ रही है तो फाइनेंशियल ज़रूर उसमें काम कर आते हाँ हैं। बिल्कुल तो बिल्कुल। उसमें तो नो ब्रेनर है। हाँ। दूसरी चीज़ें आप डिजिटाइजेशन देखो, आप चना खरीदने जाओ या सिग्नल पे वो बंदा सब चना कुछ बेचता है, वो भी आज ऑनलाइन जीपे हो रहा है। लेता है या वो भी ऑनलाइन है। पेमेंट लेता है। तो ऐसे अगर देखा जाए तो हर एक चीज़ में आपका क्या बोलते हैं उसको वृद्धि हो रही है डिजिटाइजेशन के मामले। एंड डायरेक्ट लिंकेज है टैक्स कलेक्शंस और इसमें सब कुछ। तो डिजिटाइजेशन बहुत पावरफुल थी। कंजम्पशन को लेके आपको डिमांड में कमी नहीं लग रही है? आपको लगता है कि ये सब चीज़ें तो पिकअप हो जाएंगी अभी? मैं एक चीज़ बताता हूँ, आप कोई भी ट्रेन का टिकट बुक करो, कोई भी जहाज़ का टिकट बुक करो, कोई भी सिनेमा हॉल में जाओ, कोई भी मॉल में जाओ, और ऐसे नहीं है कि फ्राइडे सैटरडे संडे से नहीं, भीड़ ये है। throughout है। ये तो मंडे से भीड़ लगी रहती है। रेस्टोरेंट्स में आजकल मंडे शाम को बुकिंग नहीं मिलती है अच्छे रेस्टोरेंट्स में। बिल्कुल। तो कंजम्पशन तो जोर में है। और एक अभी इंडियन लोगों ने आजकल थोड़ा खर्चा करना सीख लिया है, तो वो बाहर जाके थोड़ा पैंडेमिक के दौरान लोगों को थोड़ा सा रियलाइज हुआ कि बिल्कुल। जिंदगी हमें जी रही है या हम उसे जी रहे हैं। बिल्कुल, और थोड़ा हमारा लाइफस्टाइल भी बढ़ना चाहिए, तो चाहिए। इसके वजह से कंजम्पशन तो हम काफ़ी बुलिश है इसके बिल्कुल ऊपर। बिल्कुल। अब आपके हिसाब से त्योहारी मौसम बाजार के लिए कैसा होगा? और उसके साथ साथ जो अभी सवाल मैं आपसे पूछना चाह रही थी इससे पहले, छोटे मझोले शहरों में आपका फोकस आप कैसे बढ़ा रहे हैं? किस तरह से आप अपने डिस्ट्रीब्यूटर से जाके वहाँ पर बात करते हैं? किस तरह के निवेशक आपके डिस्ट्रीब्यूटर्स कहते हैं कि अब इन छोटे शहरों में उभरते हुए दिखाई दे रहे हैं? मिलेनियल्स, जेन ज़ी, क्या ट्रेंड है? तो पहले एक चीज़ याद रखना चाहिए कि ये टेक्नोलॉजी, ये एक इक्वलाइज़र हो गया है। तो आज छोटा बाराबांकी में अगर कोई निवेशक है जो खरीदना चाहता है, उसको किसी के ऑफिस जाने की ज़रूरत नहीं है। वो एप्लीकेशन मोबाइल फ़ोन पे उस पर खोल सकता है और म्यूचुअल फंड खरीद सकता है 2 मिनट के अंदर। 3-4 बटन दबाने हैं और उसको बाय। सो बाइंग, सेलिंग, रिडीमिंग, स्विचिंग, ये अभी बहुत आसान हो गया है। बिल्कुल सही है। ठीक है। तो अभी बड़े शहरों में और छोटे शहरों में फ़र्क इतना ही है कि छोटे शहरों में थोड़ी अधिकतर हमें ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है, क्योंकि छोटे शहरों में ऐसा है कि अवेयरनेस लेवल्स अभी भी थोड़ी कम है। दूसरी एक अनफॉर्चुनेट पार्ट है, और हमारे इंडस्ट्री को काफ़ी सीखना चाहिए इसमें, कि हम लोग ना बहुत इंग्लिश हैं, ठीक है ना, वर्नाक्युलर अभी तक पूरे तरह से हुए नहीं हैं। थोड़े बहुत 4-5 भाषाओं में आजकल लिटरेचर मिलता है या वेबसाइट्स 4-5 भाषाओं में, पर हम 20 भाषाओं में नहीं हैं। तो आई थिंक वो एक प्रोग्रेशन है। और स्पीकर्स जो है, जैसे मैंने अभी बाराबांकी में जाके मैंने इंग्लिश में अगर मैंने प्रेजेंटेशन दिया तो वो नहीं चलने वाला है, ठीक है। तो मुझे फिर जाके वहाँ पे हिंदी में बात करनी पड़ेगी। ठीक है, मेरी बम्बईया हिंदी है, बट एटलीस्ट हिंदी में बात करनी, या ऐसे लोगों को भेजना चाहिए जिनको हिंदी अच्छा आता है, या गुजरात में गुजराती, या बंगाल में बंगाली, तमिलनाडु में तमिल। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट उनकी है। भाषा में निवेश की बात। हाँ, क्योंकि उनको कंफर्ट आता है, वो समझते हैं, फिर वो खुल के सवाल करते हैं, और वो सवाल करने के बाद उनका कंफर्ट लेवल बढ़ जाता है जब उनको जवाब मिलता है तब। आखिरी सवाल, महिला निवेशकों की जागरूकता बढ़ाने के लिए, उनके सशक्तिकरण के लिए क्या कुछ कर रही हैं आप एज एन एएमसी? ये मेरे दिल का सबसे करीब टॉपिक आपने छुआ। मेरा तो गोल ही है। और मैंने ना बहुत साल पहले एक छोटे से ऐड किए थे, अच्छा कॉल्ड डोंट जस्ट साइन हियर। अच्छा 20 सेकंड वाले थे। उसका क्या होता है, क्योंकि टिपिकली इंडियन फैमिली में ऐसा होता है कि फादर मदर को बोलते हैं, या ब्रदर सिस्टर को बोलते हैं, या हस्बैंड वाइफ को बोलते हैं कि ये पेपर है, यहाँ साइन करो। और वो कर देते हैं, या पूछते नहीं हैं। तो हमने लिखा था डोंट जस्ट साइन हियर, पूछो, आस्क, रिसर्च, स्टडी। तो एक छोटा सा एक विजन टाइप बनाया था हमने। और मेरे हिसाब से ना इंडियन वुमेन आर द बेस्ट इन इन्वेस्टमेंट। और मैं आपको बताता हूँ क्यों। अगर आपने एक इंडियन वुमेन को 30,000 रुपये दिए महीने में घर खर्चा करने के लिए, वो 30,000 ख़त्म नहीं होते हैं, ठीक है। वही आप एक आदमी को दो, वो लास्ट वीक में 30,000 ख़त्म हो जाएंगे, और लास्ट वीक चलेगा कैसे पता नहीं है। तो मुझे ये समझ में नहीं आता है कि तुम आप बजट में इतना बढ़िया घर कैसे चलाते हो, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, फाइनेंशियल प्लानिंग ही तो हो गई। वो बच्चों का ख्याल रखते हो, हस्बैंड का ख्याल रखते हो, घर चलाते हो,
किसी को भूखा नहीं रहने देते, गेस्ट आए तो उनकी कदरदारी करते हो, तो फिर विमेन को ऐसे लगता क्यों है कि वो नहीं कर पाती है। बट एक मानसिकता की बात है, स्टिग्मा हो गया था कि भाई ये फाइनेंस है, ये मैं नहीं कर सकती। मेरे हिसाब से वहाँ से उभर के बाहर आना चाहिए। कुछ ना हमारी अपब्रिंगिंग में भी शामिल होता है। अगर घर में अगर एक माँ अपने हाथ में फाइनेंसेस की बागडोर ले ले तो उनके बच्चे और उनकी बेटी भी वही सीखती है। बिल्कुल, बट मेरे हिसाब से ऐसे एग्जाम्पल्स दे के आप लोगों के द्वारा विमेन को हमने ये बताना चाहिए कि दे आर एज केपेबल एज मेन और मे बी मोर केपेबल देन मेन। बिल्कुल, मैं जो चाहती हूँ कि अगली बार जब चर्चा हो ना आपसे, तो आप मुझे ये कहें कि कविता, हमारी एएमसी में सबसे ज़्यादा निवेशक जो है वो महिला निवेशक है, कम से कम ये मैं चाहती हूँ आपके साथ अगली बार जब बात हो तो इस पर हो। अभी तक सिर्फ बॉस टारगेट देता था, अभी आपने टारगेट दे दिया, ये अच्छा है। कैमरा भी है, ये रिकॉर्डेड भी है। बिल्कुल। लेकिन चलिए, कोशिश ज़रूर करेंगे कि कोशिश करने से ही तो कामयाबी मिलेगी। तो ज़्यादा से ज़्यादा महिला निवेशक हमारे एएमसीज में। बिल्कुल। चलिए, इसी के साथ चर्चा को भी समाप्त करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका बात करने के लिए। दीजिए इजाज़त, नमस्कार।